Good morning students. Today I will start the chapter 2 human system यानी कि मानव तंत्र। मानव तंत्र में हम 4 तंत्र पढ़ेंगे और इससे ही मिलकर शरीर की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो पहला सिस्टम जो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव में पाचन। भोजन के पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी भोजन का पाचन, भोजन का पाचन यानी हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन यानी पाचन किस प्रकार से होता है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो तुमसे डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्णन पूछ ले यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करना है, या ये प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होती है यानी भोजन के पचने की क्रिया हमारे शरीर में किस प्रकार से संपन्न होती है। तो मैं पहले थोड़ा इसके जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। मतलब राइट फ्रॉम द intake of food to defecation, a system comprising of various organs and glands function in close coordination. This system is called the digestive system। यानी हमारा भोजन जो पचता है यानी भोजन का पाचन जो होता है, तो भोजन के मतलब पाचन में हम सबसे पहले हम भोजन कहाँ से लेते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं, माउथ से लेते हैं। लेने के पश्चात हम क्या है इसमें विभिन्न अंग जो है वो भाग लेते हैं और भोजन को विभिन्न ग्रंथियों की सहायता से पचाने का काम करते हैं। यानी सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि भोजन के जटिल भागों को सरल भागों में बदलने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू द सिंपलर फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स टेक पार्ट या हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ सिस्टम। यानी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो है हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करती हैं। एक बात यहाँ नोट कर लेना कि अगर ये तुमसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये लीवर का ध्यान रखना। यकृत, यकृत जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम ये शुरू करते हैं, आप फिर समझ लो, भोजन के जटिल भाग को सरल भाग में या जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया जो होती है भोजन का पाचन कहलाती है। यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन या पाचन। अब मैंने बताया था सबसे पहले हम भोजन जो है किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा, और इसमें टंग हमारी हेल्पफुल होती है। अब एक क्वेश्चन एक और बनता है, वो ध्यान रखना कि हमारी जीभ जो है बक्कल केविटी में, मुख गुहा में, बक्कल केविटी यानी मुख गुहा में जीभ जो है किस हिस्से से जुड़ी रहती है, तो ये ध्यान रखना। ये हिस्सा जो है फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई रहती है। अब ये जीभ जो जुड़ी रहती है वो मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जीभ जो है बक्कल केविटी में यानी मुख गुहा में किससे जुड़ी रहती है, तो ये लिखा हुआ है फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। अब भोजन जो है अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर जब जाता है
बाई टेक प्लेस बाई अवर टीथ। हमारे दांतों के द्वारा जो भोजन को काटने की क्रिया हम पूरा निवाला खाते हैं, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो ये बाइटिंग मैकेनिज्म जो है वो किसके द्वारा फुलफिल होती है? टीथ which is found in our buccal cavity and ये टीथ कहाँ लगे रहते हैं? जॉ का मतलब जबड़े। जो दो होते हैं अपर एंड लोअर, इसमें दांत होते हैं। एक दांतों की व्यवस्था का क्वेश्चन देख लेना, डाइफोडेंट। ये व्हाट इज द डाइफोडेंट सिस्टम? ये क्या है कि हमारे जीवन में जो है वो दो बार दांत आते हैं। तो पहले दांत जो आते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, यानी मिल्की टीथ होते हैं, और दूसरे जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, यानी वही रहते हैं कब तक? जब तक हमारा जीवन चलता है। यानी पहले दूध के दांत होते हैं और उसके बाद परमानेंट यानी स्थायी दांत होते हैं। अब इनकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये डाइफोडेंट का मतलब समझ लेना कि जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? दो बार आते हैं, और ये दो बार दांत आने के कारण ये हमारा सिस्टम जो है वो डाइफोडेंट सिस्टम कहलाता है। यानी ह्यूमन है डाइफोडेंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लाइक ए टेम्परेरी टीथ यानी एक स्थायी दांत जो दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहलाते हैं, एंड परमानेंट टीथ जो हमारे मौत तक यानी जब तक हमारे मुंह में दांत रहते हैं तब तक चलते हैं। तो परमानेंट टीथ आर फाउंड इन देयर लाइफ स्पान, मतलब परमानेंट टीथ जो है परमानेंट टीथ जो चलते हैं वो जीवन पर्यंत यानी जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक रहते हैं। बीच में गिर जाए वो बात दूसरी है, लेकिन वो परमानेंट टीथ ही कहलाएंगे। पहले शुरू में मतलब 7-8 साल पे आकर के पहले दूध के दांत जो मिल्की टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये दांत के प्रकार भी हैं और फंक्शन एंड टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ यानी इनके दांतों का कार्य क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है, ये ध्यान रखना। 42-46 और नीचे भी कोई सिस्टम होता है 42-46। तो दांतों के प्रकार में पहले बता रहा हूं, इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर और नंबर 4 मोलर। अब इंसाइजर की संख्या जो होती है ऊपर के और नीचे, ये 4 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ऊपर के जॉ में यानी जबड़े में 4 दांत होते हैं ऊपर नीचे, और दूसरे आते हैं कैनाइन, ये की संख्या होती है 2-2, और प्रीमोलर की होती है 4-4 और मोलर की होती है 6-6। ये दांत अब काम क्या करते हैं? काम ये जो है कृंतक, दूसरे होते हैं रत्नक, ये अग्रचवर्णक, और ये खाली कहलाते हैं चवर्णक। अब ये दांत जो मैंने संख्या बता दी, अब ये काम क्या करते हैं ये अच्छी तरह से समझ लेना। जो सबसे आगे के दांत होते हैं तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, और ये काम क्या करते हैं? भोजन को, कृंतक लिखा हुआ है तो कृंतक का मतलब कुतरना, जो भोजन को कुतरने और काटने का काम करते हैं, यानी निबलिंग एंड कटिंग, यानी भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। और ये जो है 6 महीने की अवधि में बच्चे के मुख में दांत आ जाते हैं। दूसरा है कैनाइन, रत्नक, ये दांत भी भोजन को मतलब जो है चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये हिंसक जानवरों में
1.5 साल के करीब या 20 महीने तक निकल आते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है। मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा डेवलप होते हैं। मांसाहारी का मतलब जो भोजन को शिकार पकड़ करके हिंसक जानवर होते हैं, जो भोजन को चीरते भी हैं, फाड़ते भी हैं, तब खाते हैं। एक आते हैं तीसरे प्रकार के दांत हैं अग्रचर्वण। ये भोजन को केवल चबाने में सहायक है, च्यूइंग, यानी किसमें सहायक है? भोजन को चबाने में काम देते हैं। और इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4-4 होती है। अब नेक्स्ट जो है, और ये जो है 10 और 11 साल में लगभग निकल आते हैं, पर ये ध्यान रखना वो दूसरा प्रश्न बताया था रत्नक यानी कैनाइन दांत जो है वो चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। अब आता है मूलक, ये भी भोजन को चबाने का ही काम करते हैं और ये इनकी संख्या ऊपर के और निचले जो जबड़े में 6-6 होती है। और ये जो है ये 12 से लेकर के 15 माह की उम्र में यानी उससे ऊपर वर्ष में निकल करके आ जाते हैं। एक अब भोजन तो यहाँ आ गया मुख्य द्वारा, ये हमारा माउथ है और माउथ से जो भोजन जो है वो किस में आता है? इसोफेगस में आता है। यहाँ पर हल्के हल्के हेयर टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कि बाल्स पर यानी इनकी दीवारों पर, और एक क्रिया होती है पेरिस्टेलिसिस, उसके यानी क्रमाकुंचन की गति, क्रमाकुंचन, उस गति से ये रोम जो है, ये हेयर जो है यानी बाल जो है ये भोजन को आगे सरकाने का काम करते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है? भोजन सबसे ज्यादा देर रहता है और यहाँ पर ज्यादातर भोजन का काम पचने का काम होता है। इसके बाद भोजन जो है आमाशय में जो है अंग्रेजी के जे अक्षर के समान संरचना होती है। अब इसके भी कई एक भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और इसका ध्यान रखना जो हमारा ये आमाशय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है यानी पहला भाग होता है वो कार्डियल भाग कहलाता है। दूसरा जो भाग होता है वो जठर निर्गमी होता है और तीसरा भाग जो लास्ट का होता है वो फंडेस कहलाता है। अब इससे पहले एक मैंने बात तुम्हें नहीं बताई थी, एक संरचना होती है वो एपिग्लोटिस यानी जहां हमारा मुख नासक छिद्र के बाद चलता है, एपिग्लोटिस यानी इसे कहते हैं घाटी ढक्कन। ये मैंने घाटी ढक्कन, अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, इसका क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ भी है बोर्ड में, इसका ये पूछ लेता है कि भोजन करते समय भोजन नलिका में ही जाता है, श्वास नलिका में नहीं, क्यों? तो मतलब इसका सीधा उत्तर मैंने बता दूं अभी और पहले भी बता चुका हूं कि एपिग्लोटिस जो होती है घाटी ढक्कन, कौन सा ढक्कन? ये हमारे गर्दन में एक हड्डी की त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे हम घाटी ढक्कन कहते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो यह श्वास नली के छिद्र के ऊपर आ जाता है और वहां आता है तो मतलब वो भोजन नलिका बंद हो जाती, श्वास नलिका बंद हो जाती है और भोजन नलिका का छिद्र खुला रहता है। इसलिए जो है भोजन करते समय भोजन नलिका में ही जाता है, श्वास नलिका में नहीं। जबड़े की मैं बात बता दूं पहले, ऊपर का जबड़ा जो होता है स्थिर होता है और नीचे का जबड़ा जो होता है चलायमान यानी गतिशील होता है। ऊपर का क्या होता है? स्थिर स्टेबल होता है और नीचे का अनस्टेबल होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बता दिया एपिग्लोटिस वाला। अब भोजन जो है वो मतलब किसमें आ जाता है? इसोफेगस में आ जाता है और इसोफेगस में जो है मतलब क्या पाए जाते हैं?
There are a many hair-like structure are found on the wall of the esophagus. और इसमें जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन बताया था? पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन की गति। उस गति के कारण जो भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आफ्टर देन आमाशय, आमाशय में मतलब ये एक थैले के समान जे अक्षर की टाइप की संरचना है। इसके 3 भाग होते हैं। एक मैंने बताया था कार्डियल भाग, एक जठर निर्गमी भाग और तीसरा यानी लास्ट वाला फंडस। अब यहां पर 2 नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं। 2 vessels are attached with the initial part of the small intestine। एक यकृत से जुड़ा रहता है, वो हमारा कहलाता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ये पित्ताशय जो है पित्रस को लेकर के आगे आता है और वो जो है जाकर के ग्रहणी के यानी डियोडिनम यानी छोटी ये स्मॉल छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में जाकर के होता है और वहीं पर एक हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाशय से एक नलिका निकलती है जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसमें पैंक्रियाटिक जूस निकलता है यानी पित्तवाहिनी, ये पित्तवाहिनी हो गई और एक हो गई अग्नाशय वाहिनी। इससे भी एंजाइम निकलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि भोजन को पचाने में यानी डाइजेशन करने में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी सहायक होते हैं। विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम आर हेल्पफुल टू डाइजेस्ट द फूड। तो मतलब ये 2 नलिकाएं हो गई। अब आती है हमारी ये जो फंडस वाला भाग है यानी आमाशय का लास्ट पोर्शन जो है वो हमारा फंडस कहलाता है और ये पतला यानी थिन और नैरो सकड़ा होता जाता है और ये जो है छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है ये कहलाता है डियोडिनम। डियोडिनम का मतलब ग्रहणी, ग्रहणी कहलाता है। अब छोटी आंत जो होती है लंबी और कुंडलाकार, ये सबसे ज्यादा लंबी नलिका होती है। कौन सी आंत? छोटी आंत होती है। ये भी जो है 3 भागों में बटी होती है। एक ग्रहणी यानी डियोडिनम कहलाती है, अग्र क्षुद्रांत यानी आगे की छोटी आंत ये जेजुनम कहलाती है और क्षुद्रांत कहलाती है खाली इलियम। ये भी 3 भागों में बटी होती है। अब ये सबसे लंबी भाग होता है हमारा, तो इसमें जो है एक पतली लंबी नलिका जो होती है जो ज्यादातर मतलब पेट के अंदर घूमी हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। तो ये जो है भोजन के पचाने में बहुत सहायक है क्योंकि विभिन्न आमाशय की तरह यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं और वो एंजाइम जो है भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब ये जो है क्षुद्रांत जो है यानी छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत जो है जो घूमती हुई हमारे पेट में घिरी रहती है चारों तरफ से। किससे? बड़ी आंत से, बड़ी आंत से घिरी हुई रहती है। बड़ी आंत भी मतलब मोटी बांस की बनी होती है। अब यहाँ पर जहां पर ये छोटी आंत और बड़ी आंत चलती हैं वो मतलब हमारा इलियोसीकम द्वार यानी छोटी आंत इलियम और बड़ी आंत कहलाती है सीकम। तो जहां मिलती है वहां द्वार को कहते हैं इलियोसीकम द्वार। अब ये बड़ी आंत जो है वो 3 प्रकार से घूमी हुई होती है। एक तो पहली तो एक चीज और बता दूं जो हमारे अंदर आज एक अवशेषी अंग के रूप में है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो काम नहीं करती है लेकिन वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में पाई जाती है। जानवरों में तो ये काम करती है। अब जानवरों में जो काम करती है क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर ये काम करती है। अब ये बड़ी आंत जो
इससे आकर के खुला। यही उसी के पास में एक मांसपेशी की संरचना होती है जो कहलाती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आज हमारे शरीर में जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी अवशिष्ट अंग के रूप में पाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर कोई भी काम नहीं है इसका। जानवरों में है वो बड़ी और विकसित होती है। छोटी आंत, बड़ी आंत जो होती है वो एक कहलाती है एस्केंडिंग कॉलम, यानी जो ऊपर की ओर चढ़ रही है वो कहलाएगी एस्केंडिंग कॉलम। दूसरी कहलाएगी मतलब सीधी ट्रांसवर्स हो जाएगी, वो ट्रांसवर्स कॉलम कहलाती है। और फिर वो डिसेंडिंग कॉलम कहलाएगी। और एक सिग्मोइड कॉलम होती है लास्ट में, ये आकर के ये वाला 1 2 3 4, ये एसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग और ये कहलाएगी सिग्मोइड कॉलम कहलाती है। ये बड़ी आंत में भी भोजन का केवल पचा हुआ भोजन जब आता है तो केवल उपयोगी पदार्थ ही उसके अंदर अवशोषित होते हैं और शेष रिमेनिंग जो मटेरियल होता है वो हमारे रेक्टम में आकर के एकत्रित हो जाता है। और रेक्टम में जो है ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और मलाशय का अंतिम जो 3 सेंटीमीटर का भाग होता है वो एनस यानी गोदा द्वार कहलाती है, जहां से मल द्वार कहलाता है और जहां से बिना पचा हुआ भोजन अवशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब एक बात और समझो, गोदा नाल में जो है दो संवरणी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। संवरणी स्फिंक्टर यानी मांसपेशियों का तो होता है, इसमें पहले सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है और उसके द्वारा ही मल जो है एनस के द्वारा यानी आहार नाल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी आहार नाल जो होती है वो कहां से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है और एनस तक चलती हुई चली जाती है। ये तो केवल हो गया संक्षिप्त में केवल इसका आहार नाल का वर्णन। अब भोजन का पाचन कैसे होता है ये मुख्य तुम्हारे लिए समझना। तो मैंने इसमें बताई थी भोजन का पाचन कैसे होगा। भोजन जो है मुख के अंदर आता है। अब मुख के अंदर जब आता है तो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दिए जाते हैं और वो भोजन जो है वो नीचे की ओर बढ़ता है। किसके द्वारा? इसोफेगस के द्वारा। यहां पर क्या होता है, मुख में जो माध्यम होता है भोजन का वो क्षारीय होता है। कैसा, ये ध्यान में रखना, यहाँ कौन सा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम होता है। कहां पर? मुख में। मुख में जो माध्यम होता है वो कैसा माध्यम होता है? क्षारीय यानी बेसिक मीडियम होता है। उसी में भोजन का पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उससे एक हार्मोन निकलता है टाइलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टाइलिन। एक एमाइलेज भी निकलता है। कौन सा निकलता है? एमाइलेज। अब ये दो एंजाइम कहां निकलते हैं? अगर ये जैसे मुख में पाचन पूछ ले तो केवल मुख का ही पाचन तुम्हें बताना है। पूरा पाचन सभी में, यानी मुख में, स्टोमक में और छोटी आंत में, इन तीन में पूछता है पाचन। लेकिन वो ना पूछ करके मतलब तुमसे अगर मुख में भी पूछ सकता है, छोटी आंत में भी पूछ सकता है, तो उसके द्वारा पाचन जो है वो मतलब अलग अलग पूछेगा क्वेश्चन में। तो मुख में पाचन बता दूं तो ये समझ लो कि मुख में जब हमारे भोजन आता है तो दांतों के द्वारा उसे सिंपलर कंपाउंड में यानी सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है, जिससे भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर के वो एक चाय यानी लेही का रूप धारण कर लेता है। मुख में भोजन जो है वो
चाइम लेकर उदाहरण कर लेता है, जिससे भोजन जो है मथ करके बिल्कुल हो जाता है। क्षारीय माध्यम में पाचन होता है, बेसिक मीडियम में पाचन होता है। और यहाँ दो प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक मैंने लगाया था टाइलिन और एक एमाइलेज। अब इनका कार्य सुन लो, टाइलिन और एमाइलेज। देखो ध्यान रखना, जिसके नाम के पीछे ओच बोलने में आए तो समझ लेना वो शुगर है, शर्करा है, और एज करके आए तो वो एंजाइम है। तो हमारे मुख में जो है दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, एक टाइलिन और या एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज, सैलाइवा एमाइलेज कहलाता है। अब इनका काम क्या है? मेन काम ये है कि स्टार्च है हमारे भोजन में, भाई मीठी चीज हम खाते हैं, ग्लाइकोजन है, तो ये जो है माल्टोज नाम की शर्करा में चेंज हो जाती है। यानी क्या बताया था? स्टार्च, यानी ये माउथ में क्या होता है? स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड कहलाती है। पॉलीसैकेराइड जो है वो माल्टोज नाम की शर्करा में चेंज हो जाते हैं। ये किसका काम है? टाइलिन और एमाइलेज का काम है। तो ये ध्यान रखना कि मतलब केवल मुख में पाचन पूछे तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के डाइजेशन समझाऊंगा मैं। तो ये जो है सबसे पहले हमारे मुख में भोजन आता है जो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। उसी समय जो है हमारे दो प्रकार के एंजाइम, या तो टाइलिन निकलेगा या एमाइलेज एंजाइम निकलेगा। तो वो जो है वो हमारे मुंह में स्टार्च का यानी पॉलीसैकेराइड का भोजन जो होता है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन में यानी पॉलीसैकेराइड और माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये